नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी अहेर, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्लब की लाइब्रेरी के बारे में जानना था। शहर के सबसे पुराने क्लब की खेल समिति की बैठक थी। उसकी पुस्तकों की सूची तैयार कर दी क्या? तीनों सदस्य वहाँ उपस्थित थे। ओंकारनाथ क्लब की अपनी सदस्यता की दीर्घतम अवधि के आधार पर तथा दूसरे दो, शशि किरण तथा नवल किशोर, क्लब के सदस्यों के प्रथागत वार्षिक मतदान के बूते पर। जी, मैंने कहा। मेरी लाइब्रेरी क्लब की इसी खेल समिति से संबद्ध थी। गुप्त सूचना के रूप में मैं जान चुका था क्लब की लाइब्रेरी का कमरा अब जिम को मिलने वाला था और मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। इस सीडी में लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों की सूची है, डेसिमल क्वालिफिकेशन के अनुसार उनके लेखक, विषय तथा शीर्षक समेत। अपने हाथ की सीडी मैंने मेज पर रखे पेपर वेट के निकट धर दी। बढ़िया। ओंकारनाथ ने मुझे सौजन्य भरी अपनी उच्च वर्गीय मुस्कान दी। वो लगभग 85 वर्ष के थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। लाइब्रेरी के रजिस्ट्रों में उनका नाम सबसे ज़्यादा चढ़ा था, उनके पढ़ने के शौक़ की कहानी कहता हुआ। इस सूची के प्रिंट आउट क्यों नहीं तैयार करवाए? कम से कम 3 तो तुम्हें करवाने ही पड़ेंगे। नवल किशोर ने सीडी मेरी ओर खिसका दी। 40 और 45 के बीच की आयु का नवल किशोर एक करोड़पति का बेटा था। कस्बापुर के सर्वाधुनिक रेस्टोरेंट का कर्ता धर्ता। साथ ही में वो रेस कोर्स के उस घोड़े का मालिक था जो पिछले 3 वर्षों से लगातार ट्रॉफी जीतता रहा था। निश्चित रूप से तुम खूब चतुर हो, मुस्कुराहट और खिलखिलाहट के बीच की आवाज़ निकालती हुई शशि किरण ने नवल किशोर की ओर देखा। तुम जानते हो, इधर इस कॉन्फ्रेंस रूम में कंप्यूटर तो है नहीं जो तुम्हारी ये सूची हम खोल कर देख पाते। केंद्रीय राजस्व सेवा IRS के अंतर्गत शशि किरण एक बड़ा दफ्तर चला रही थी। चाहती तो इस सीडी के 10 प्रिंट निकलवा लेती, अगर धुर सिर से धौंस जमानी थी सो जमा रही थी। आपको आज ही इसके प्रिंट आउट मिल जाएंगे। मैंने तीनों सदस्यों की ओर अपने हाथ जोड़ दिए, दीन भाव ओढ़ते हुए। हालांकि मैं जानता था उसके लिए मुझे क्लब प्रबंधक के दफ्तर वालों का वही नखरा तिल्ला और धौंस धड़ल्ला सहना पड़ेगा जो इस सीडी को तैयार करने के समय मैं सहता रहा था। कितनी किताबें हैं यहाँ? शशि किरण के पद का दर्प उसकी आवाज़ में आन उतरा। 5215 मैम। पिछले 5 साल से लाइब्रेरी की खरीद पर रोक लगी हुई है। ठीक ही तो है, शशि किरण मुस्कुराई। अब किताब कौन खोले संभाले, जब किंडल टच मात्र से उन्हें हमारे सामने खोल संभाल सकता है झकाझक। और आईपैड भी तो, नवल किशोर ने उसके सुर में सुर मिलाया। बल्कि उसमें किंडल की कहीं ज़्यादा लाभ है। किंडल से तिगुना महंगा जरूर है, मगर किताबों और पत्रिकाओं की तस्वीरों के रंग ज्यों के त्यों सामने आते हैं और फिर वहाँ अपना निजी कंटेंट भी टाइप किया जा सकता है। जब ही ओंकारनाथ ने अपनी जानकारी उछाली। मगर मुझे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा, किंडल और आईपैड दोनों ही से लैपटॉप कहीं बेहतर है, फुल कंप्यूटर। और किताबों की बात करें तो मैं यही कहूँगा, किताब का जवाब नहीं। जो आनंद और तृप्ति कागज़ पर छपे अक्षर देते हैं वो कोई और माध्यम नहीं दे सकता। ये ई बुक्स तो हरगिज़ नहीं। जी सर, मैं उत्साह से भर उठा। तुम ये लाइब्रेरी कब से देख रहे हो? शशि किरण मुझ पर लौट आई। बचपन से मैम। मुझसे पहले मेरे पिता इसके इंचार्ज थे और मुझे मेरी अल्पावस्था ही से मेरे मातृविहीन हो जाने के कारण वो मेरे स्कूल के बाद मुझे वहीं अपने पास बुला लिया करते थे। मैम का मतलब तुम्हारी लाइब्रेरी के चार्ज लेने से है, तुम्हारे बचपन से नहीं, नवल किशोर ने मुझे टोक दिया। सन 1983 में मैंने चार्ज लिया था मैम। और अब तुम्हारी उम्र क्या है? 59 वर्ष मैम। शशि किरण की उम्र भी यही थी। इधर आने से पहले मैंने जान लिया था वो अगले साल रिटायर होने वाली हैं और रिटायरमेंट के बाद उसे एक महत्वपूर्ण कमीशन की अध्यक्षता मिलने वाली है। इस वर्ष के मतदान में उसे कई वोट इस संभावना के रहते भी मिले थे। मतलब तुम उस समय कुल जमा 17 साल के थे जब तुम्हें लाइब्रेरी का चार्ज सौंप दिया गया? शशि किरण जरूर गणित में तेज थी, बिना लाइब्रेरी साइंस का ABC सीखे। जी मैम,
मेरे पिता को उस साल एक सड़क दुर्घटना ने उठने बैठने से लाचार कर दिया था, तो मैं ही उनका काम देखने लगा ताकि हमें उनकी पूरी तनख्वाह और रिहाइश बराबर मिलती रहे। मतलब? शशि किरण ओंकारनाथ की मुरली। आप लोग ने इसे 17 साल की उम्र में लाइब्रेरी का चार्ज दे डाला, बिना किसी कोर्स के। यूँ समझो, इसके पिता वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अपने बिस्तर से सब समझाते बताते थे, और इसे भी तो अपने पिता की तरह लाइब्रेरी के काम की पूरी जानकारी रही थी, किताबों की, पत्रिकाओं की, अलमारियों की। लाइब्रेरी की कौन सी किताब कहाँ रखी है, और अगर वो इश्यूड है तो किसे इश्यूड है। कहने सुनने में लाइब्रेरियन लोग विलक्षण किताबों के अलक्षित रक्षक ऐसे ही नहीं कहलाए जाते। रक्षक तो निश्चित रूप से हैं ही। ऐसे में इनकी याददाश्त की, इनकी मेहनत की, इनके काम की अहमियत कम तो नहीं आंकी जा सकती। ओंकारनाथ अपने स्वभाव स्वरूप उदार हो लिए। मतलब लाइब्रेरी का चार्ज संभालने के लिए सिर्फ याददाश्त अच्छी होनी काफ़ी है, मेहनती होना काफ़ी है, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री जरूरी नहीं। शशि किरण उद्दंड हो ली। ये कौन कोई सरकारी लाइब्रेरी थी? केवल क्लब के सदस्यों के लिए ही तो थी, शौकिया। जिस किसी सदस्य को अपनी मनपसंद कोई किताब या पत्रिका मंगवानी होती, वो अपना सुझाव हमारी मौजूदा कार्यकारिणी समिति के सामने रखता और आपसदारी में वो ओके कर देती। यही बात स्टाफ पर लागू होती थी। अब समझी। अपने स्वर में शशि किरण ने शिकायत भर दी। कार्यकारिणी समिति में उस समय आप ही रहे होंगे जब इन बाप बेटे का लाइब्रेरी वाला केस सामने आया होगा। मोर कंपैशन, लेस जजमेंट। मैं न्याय की धारणा से सहानुभूति को ज़्यादा जरूरी मानता हूँ। ओंकारनाथ ने शशि किरण के प्रति अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। और लाइब्रेरी साइंस के 2 कोर्स मैं कर चुका हूँ मैम। कंप्यूटर कैटलॉगिंग, मशीन स्टोरेज, माइक्रोफिश, माइक्रोग्राफिक्स तक के बारे में सब जानता हूँ। बल्कि अपनी लाइब्रेरी के लिए, अपनी हर रिपोर्ट के लिए कंप्यूटर की मांग भी रखता रहा हूँ। लाइब्रेरी हम बंद कर रहे हैं, अधीर होकर नवल किशोर ने वो घोषणा कर ही दी जिसके लिए मुझे इस खेल समिति में मुझे बुलाया गया था। मगर क्यों सर, वे किताबें कहाँ जाएंगी? वे किताबें तो इस क्लब के सभी पुराने सदस्यों को बहुत प्रिय हैं। तुम उनकी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, क्योंकि अब तुम्हें क्लब की तनख्वाह और रिहाइश के बिना रहना होगा। नवल किशोर ने स्वर की रुखाई बढ़ा ली। सर, मेरा सिर वेग से चक्कर खाने लगा और मैंने ओंकारनाथ की चिरौरी की। ऐसा ना होने दे सर, मैं यहाँ कोई भी दूसरा काम पकड़ लूँगा, और फिर आप तो जानते हैं मैं इसी क्लब के स्टाफ क्वार्टर में पैदा हुआ था और मैं मरना भी यहीं चाहता हूँ। अपना क्वार्टर मुझे अपनी लाइब्रेरी की किताबों की तरह बहुत प्यारा था। मेरे लिए उसे छोड़ना अकल्पनीय था। अच्छे ज़माने में बने 8 क्वार्टरों के सेट वाला वो तीसरा क्वार्टर सन 1961 में मेरे पिता के नाम अलॉट किया गया था। अपने 5वें साल तक अपनी माँ के साथ और उनकी मृत्युपरांत अपने 17वें साल तक अपने पिता के पोषाहार का मैंने रसास्वादन किया था, और फिर उनकी सड़क दुर्घटना के बाद उनके बिस्तर पकड़ने के दिन से लेकर उस दिन तक अपने पड़ोसियों एवं अपने सहकर्मियों के सहयोग का पूरा लाभ उठाता रहा था, अपने पिता की परिचर्या में भी और साफ धुलाई में भी। चतुर, बहुत चतुर। नवल किशोर की आवाज़ और भी कड़ी हो ली। मगर असंभव, एकदम असंभव। सर, और नहीं तो कम से कम मेरे पिता के जीवन काल तक ही वो क्वार्टर हमारे पास रहने दीजिए। तुम्हारे पिता अभी भी जीवित हैं? नवल किशोर ने अपनी ही छोड़ी। जी सर, मैं आहत हुआ, और मेरे सिवा उनका कोई दूजा है भी नहीं। मुझे सौतेली माँ न देने के चक्कर में उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। और तुम्हारा अपना परिवार, वो तो है ना? शशि किरण ने पूछा। मैंने अपना परिवार बनाया ही नहीं मैम। पिता की देखभाल बनाए रखने के लिए शादी ब्याह का झंझट पाला ही नहीं। श्रवण कुमार हो, नवल किशोर ने व्यंग्य छोड़ा। मेरे पिता ही मेरे सर्वस्व हैं सर। ये सच था। जिस दार्शनिक भाव से वो अपना वैधव्य झेलते रहे थे, उसी दार्शनिक भाव से चिरकालिक अपनी ये शारीरिक चुनौती भी झेल रहे थे पिछले 43 वर्षों से, बिना अपना धैर्य गंवाए। शायद इसी लाइब्रेरी के किताबों के सहारे, जिनमें से अपने मनपसंद उपन्यास तथा कविता संग्रह वो अक्सर मुझसे मंगवाया करते थे, उन्हें दोबारा तिबारा पढ़ने हेतु। पढ़ने का शौक बेशक मुझे भी कम नहीं था, किंतु किसी भी कविता अथवा किस्से को मैं उन जैसी एकाग्रता एवं तन्मयता नहीं दे पाता। तुम्हारे पिता के साथ मुझे भी हमदर्दी है माय बॉय।
ओंकारनाथ ने मुझ पर अपनी कृपालुता बरसाने की चेष्टा की। लेकिन अब ये नए लोग लाइब्रेरी की जगह जिम चाहते हैं, तो फिर किताबों के साथ तुम्हें भी यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर, निराशाजनक उस दृश्य विधान में विनम्रता के अतिरिक्त मैं निराश्रय था। आप लाइब्रेरी को ख़त्म मत करिए, उसे मोबाइल बना दीजिए। और तुम्हें उस मोबाइल वैन का इंचार्ज, ताकि यहाँ की तनख्वाह और रिहाइश के साथ साथ तुम्हें अपने पिता को सैर सपाटा कराने के लिए मुफ्त में वैन भी मिल जाए। नवल किशोर ने क्रूर ठहाका लगाया। तुम तो भाई चतुर ही नहीं, ढीठ भी हो। बेखटके अपनी बहस जारी रखते जा रहे हो। मैं बहस नहीं कर रहा सर, मैंने नवल किशोर के सम्मुख अपनी सफाई दी। केवल निवेदन कर रहा हूँ, वे किताबें बचा ली जाएं। बचाएंगे अब नहीं, बस पहले डिस्काउंट पर अपने सदस्यों को पेश करेंगे और जो नहीं बिकेंगी उन्हें किसी स्कूल या कॉलेज में डाल आएंगे, शशि किरण ने कहा। तुम्हारे पास सबकी कीमत दर्ज है या नहीं? नवल किशोर ने पूछा। क्यों नहीं दर्ज होगी सर, मैं खींच उठा। जब एक एक किताब मेरे रजिस्टर की गणना में है तो उसकी कीमत भी तो लेखे में रहेगी। फिर तुम अभी तो उन किताबों की डिस्काउंटेड कीमत आंकड़े का काम कर ही सकते हो। ज़्यादा खस्ताहाल किताबों पर 50% डिस्काउंट लगा देना और बाकी सब पर 30। शशि किरण आदेशात्मक स्वर में बोली। और तुम्हारी आंकी गई नई कीमत की सभी पर्चियाँ बस जल्दी ही तैयार हो जानी चाहिए, ताकि तुम उनकी बिक्री पर बैठ सको। और बिक्री का 10% तुम्हारा रहेगा, ओंकारनाथ ने समापक मुद्रा में घोषणा कर दी। मैं आपके आदेश का पूरा पालन करूंगा मैम, मैंने शशि किरण से निवेदन किया। सभी किताबों पर उनकी डिस्काउंटेड कीमत की पर्चियां चिपका दूंगा और उन्हें बेचने की भी पूरी कोशिश करूंगा। किंतु साथ में आपसे कृपा भी चाहूँगा। आप मुझे क्लब से जाने के लिए मत बोलिए मैम, मुझे किसी और काम में लगवा दीजिए। रसोई का खानसामा बना दीजिए, बार का वेटर बना दीजिए, तनख्वाह आधी कर दीजिए, मगर मेरा क्वार्टर मेरे पास बना रहने दीजिए। तुम्हारे दोनों निवेदन हम अपनी कार्यकारिणी समिति के आगे जरूर रखेंगे, ओंकारनाथ ने मुझे दिलासा दिया। इस बीच तुम किताबों पर अपना काम शुरू कर दो। हाँ, शशि किरण ने हामी भरी। और अपनी सीडी के प्रिंट आउट हमें देना मत भूलना। तुम्हारी सूची में से अपने लिए किताबें चुनने का अवसर हम सदस्यों को सबसे पहले तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, नवल किशोर हंसने लगा। जी मैम, जी सर। तुम जा सकते हो हरीश। ओंकारनाथ ने मुझे अपनी विदा मुस्कान दी, मापी और सधी हुई। धन्यवाद सर। किताबों की बिक्री के बारे में मेरा अनुमान 100% सही निकला। खरीदारों की अपर्याप्त संख्या के कारण उसकी गति इतनी धीमी रही कि एक सप्ताह के अंदर ही उन्हें लाइब्रेरी वाले कमरे से उठवाकर बाहर बाथरूम वाले बरामदे में पहुंचवा दिया गया, ताकि आगामी माह उन्हें क्लब के गोदाम में कूड़े की ढेर की भांति सहज ही फेंका जा सके, क्योंकि जिन स्कूलों और कॉलेजों के सामने उन्हें भेंट स्वरूप देने का प्रस्ताव रखा गया था, उन सभी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि इन्हें रखने के लिए उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। एक के पास यदि जगह की कमी थी तो दूसरे के पास अलमारियों की। इधर क्लब के मुख्य भवन से किताबें लोप हुई तो उधर कार्यकारिणी समिति की ओर से मुझे 2 फरमान प्राप्त हुए। एक में जहां मुझे क्लब में वेटर का काम करने की अनुमति प्रदान की गई थी, वहीं दूसरे में मुझे 15 दिन के अंदर अपने क्वार्टर को उसके नए भोगाधिकारों के हवाले करने का आदेश था। मेरे पिता ने उन दोनों को प्राण दंड के रूप में लिया। पहले फरमान से उनके प्राण खुशक हुए तो दूसरे से निकल ही गए। क्लब का परिसर छोड़ने में फिर मैंने देर नहीं लगाई। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी अहेर। आज डिजिटल ई-बुक्स के ज़माने में किताबों की अनुपयोगिता दिखाती ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।